आज के सेशन में हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए समझाएंगे। देखो इसमें क्या होता है कि वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए एक फॉर्मूला बना है, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होना चाहिए वो a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c2। मतलब c1 और c2 कहाँ रहना चाहिए? राइट में रहना चाहिए। ठीक है, आओ सबसे पहले हम तुमको फॉर्मूला को समझाएंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम बताएंगे कि अगर आप फॉर्मूला को देख करके मान बैठाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जगह को क्रॉस तीर के चिन्ह से निरूपण हम बताएंगे। और अगर आप हमारे इस नियम को समझ जाते हैं तो समझ लो कि किसी भी सवाल को देख करके आंसर प्राप्त किया जा सकता है। आइए सबसे पहले हम समझाते हैं कि आखिर वज्र गुणन विधि है क्या। इसमें जो है सबसे पहले हम समीकरण का जो फॉर्म है स्टैंडर्ड क्या होता है, a1x, यहाँ पर समीकरण का फॉर्म a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अगर समीकरण युग्म का ये फॉर्म है तो मैंने क्या कहा कि इसको कन्वर्ट करो। इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करके c1 को कहाँ करना है? राइट कर देना है। ठीक है, तो मेरा फॉर्म a1x प्लस b1y बराबर c1 होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट वैल्यू अचर पद संख्या मान कहाँ चला जाएगा? राइट। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c2 इस फॉर्म में रहेगा, तब हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे। सबसे पहली बात हो गया कि हम समीकरण के फॉर्म में c1 और c2 को राइट में देखना चाहते हैं। कहाँ देखना चाहते हैं? राइट में। अगर राइट में है तो अच्छा है, नहीं है तो राइट में करो। ठीक है ना। चलो इसके बाद अब यहाँ पर अगर इस फॉर्म में मेरा समीकरण युग्म आ जाता है तो हम x का एक फॉर्मूला लिखेंगे कि चूँकि x बराबर, और दूसरे तरफ हम y का एक फॉर्मूला लिखेंगे चूँकि y बराबर। यहाँ पर x का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा उसको भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर समझना है। क्या लिखना है? देखो BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, याद कर लेना है। BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, बहुत बार बोलो BC माइनस BC बटे AB माइनस AB। ये x का फॉर्मूला है और y का फॉर्मूला है AB माइनस AB। यहाँ पर क्या होगा? AC माइनस AC बटे यही रहेगा AB माइनस AB, AB माइनस AB। तो y का फॉर्मूला क्या हो गया? AC माइनस AC बटे AB माइनस AB। इस दोनों फॉर्मूला में क्या है कि ये हर का जो मान है बटे में AB माइनस AB, AB माइनस AB है। ये बात तो समझ में आ गया होगा। बात बचा अंश का। x के लिए BC अप्लाई करना है और y के लिए AC अप्लाई करना है। थोड़ा देर के लिए दिमाग में ये बात एडजस्ट कर लेना है। क्या करना है? x के लिए BC माइनस BC बटे AB माइनस AB और y के लिए AC माइनस AC
बटे ए बी माइनस ए बी, मतलब दोनों के लिए हर का मान क्या है, बराबर है। अब देखो, अब इसमें क्या करना है कि इसके वैलेंसी को याद करना है। यहाँ समझना क्या है, यहाँ बी सी जो है इसमें 2 और 1 मतलब 21 लगाना है। तो 21 होगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, अगर इसके अंक को पलट दिया जाए तो 21 का 12 हो जाता है। ठीक है, तो बी सी माइनस बी सी में क्या लेगा, 21 और 12, और ए बी माइनस ए बी में 12 21 लगाना, सेम 12 21। ठीक है, अब ऊपर लगा 21 12, नीचे लगा 12 21। अब y के फॉर्मूला में क्या लगेगा, तो 12 21 ऊपर भी लगेगा और नीचे भी 12 और 21 लगा देना है। मतलब x के फॉर्मूला का अंश में क्या लगा, 21 12, और हर में लगा 12 21, और y के फॉर्मूला में 12 21 12 21। ठीक है, इसको 2-3 बार लिखते रहना है। जैसे हम फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या होगा, बी सी माइनस बी सी बटे ए बी माइनस ए बी, और y के फॉर्मूला को ए सी माइनस ए सी बटे ए बी माइनस ए बी। अब इसका बैलेंसी क्या होगा, 21 12, नीचे होगा 12 21, कहाँ y के लिए 12 21 और 12 21। ठीक है, आप फॉर्मूला को 2 4 5 बार लिखते रहो। ठीक है, इसमें पहले फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, फिर हम फॉर्मूला को छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे उस प्लेस को, उस जगह को, कि जहाँ पर ये फॉर्मूला क्रॉस करवाने जा रहा है। ठीक है ना, पहले फॉर्मूला को लिख लेना है, मतलब ये आना चाहिए कि हमें ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो x का फॉर्मूला हो गया बी सी माइनस बी सी बटे ए बी माइनस ए बी, और y का फॉर्मूला हुआ ए सी माइनस ए सी बटे ए बी माइनस ए बी, और x के लिए बैलेंसी ऊपर का बैलेंसी 21 12, नीचे का 12 21, y के लिए 12 21 और नीचे भी 12 21। चलो ठीक है, इस फॉर्मूले को लिखने के बाद, ठीक है, प्लेस में इस फॉर्मूला में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये वैल्यू है। इस प्लेस को देखा जाएगा कहाँ से कहाँ क्रॉस करवाना चाह रहा है। नहीं तो तुम फॉर्मूला के को देख करके अगर मान तुम उठाते हो तो बहुत समय लग जाएगा। धीरे धीरे तुम इतना प्रैक्टिस में रहोगे कि देखते देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, और ये सारा जितना भी वैल्यू है सूत्र का ऑटोमेटिक अपने स्थान पर इसका मान का निरूपण हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ है, एक बार हम दिखाते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं इस B2 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, B2 से। B2 का प्लेस देखो, यहाँ पर B2 का प्लेस जगह यही है, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम से जो हम हल करेंगे हिसाब स्टार्ट होगा। x का वैल्यू, y के लिए वैल्यू के लिए कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना नहीं है, बस सिर्फ x के लिए देखना है, y में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। चलो स्टार्ट करते हैं B2 से। तो B2 कहाँ है, तो ये सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड प्लेस है, अर्थात तो y का गुणांक है। किसका गुणांक है, y का गुणांक, और सेकेंड प्लेस है, दूसरा स्थान है, A2 B2 C2, ये सेकेंड प्लेस है। इसी प्लेस को, इसी जगह को पकड़ो, यहीं से सारा सवाल बनता है। अब देखो B2 C1 देख सकते हो, क्या यहाँ से इस जगह के एलिमेंट को क्रॉस किया जाएगा दोनों को। ठीक है, यहीं से हिसाब स्टार्ट हो जाता है, और समझ लो यहीं से हिसाब स्टार्ट होता है, तो यहीं पर जो है ना सारा खेल यहीं से स्टार्ट होकर के खत्म भी हो जाएगा।
अब देखो यहाँ से यहाँ क्रॉस कर लेना है और सूत्र का माइनस देना है। सूत्र का क्या है, ये माइनस है। और ये क्या है, B1C2। तो B1C2 इसी क्रॉस का उल्टा है। देखो यहाँ से यहाँ गया तो क्या यहाँ से यहाँ आएगा, हो गया। तो ये क्या हो गया, इसी का उल्टा क्रॉस है। ठीक है, तो इसी को तो बजगुणन करते हैं, क्रॉस करते हैं तो बजगुणन होता है। अब ये मान अंश का क्लियर हो गया कि अगर B2 से क्रॉस स्टार्ट करें तो उसके उल्टे क्रॉस को भी बीच में सूत्र का माइनस रखना है, उल्टा क्रॉस करके एलिमेंट को रख देना है। चलो, इसके बाद सवाल हुआ कि बटे में क्या चल रहा है। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यह याद रखना है, वहाँ पर आएगा क्रॉस। अब बताओ कहाँ से आएगा। अब बहुत छात्र कहते हैं सर यहाँ से आएगा, नहीं, यहाँ से तो गया ही है क्रॉस, तो फिर यहाँ आएगा कहाँ से। बस एक ही जगह है, ये यहाँ से A1 से आएगा B2 पर। तो देखो यहाँ A1 B2 है, तो इसको मैंने भाषा में क्या बोला, जहाँ से निकला था वहाँ पर क्रॉस आएगा। तो आएगा कहाँ से, तो वहाँ से निकल कर जहाँ गया था वहाँ से नहीं आएगा, बल्कि एक नया प्लेस ढूंढेगा जहाँ से कि क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यही बना A1 और B2। ठीक है, तो इसका वैल्यू वहाँ से आ जाएगा, तो A1 B2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब बात रहा कि ये क्या है, पता चल गया होगा बहुत छात्रों को, इसी का ये अपोजिट उल्टा है। तो बताओ यहाँ से जब क्रॉस यहाँ आया तो क्या यहाँ से क्रॉस यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यही हो गया A2 B1। देखो A2 B1 है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि x का जो वैल्यू रखा जाएगा अब B2C1 इंटू B1C2 से नहीं, बल्कि प्लेस का जानकारी जिस छात्र को होगा जगह का, उसके लिए सवाल बिल्कुल ही आसान है। इससे आसान होता ही नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का ये सबसे आसान विधि है। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि बहुत छात्र क्या आते हैं, सिर्फ वीडियो को क्लिक करते हैं और निकल जाते हैं। इससे तुम्हारा कभी भी भला नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो। एजुकेशनल वीडियो को सुनना पड़ता है, इसमें टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई तुमको घोर करके पिला देगा कि जाओ तुम विद्वान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इस रूल में क्या करना है कि आपको पहले प्लेस का क्रॉस तुमको समझना पड़ेगा। चलो इस प्लेस के क्रॉस को समझाते हैं एक अन्य फिगर दे करके। और y के लिए, एक मिनट, y के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने बताया कि आप सूत्र याद करो, उसके बाद कहीं कोई क्रॉस समझने का जरूरी नहीं है। जितना भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू, लेकिन उसमें कहीं कोई क्रॉस का चिन्ह लगा करके समझने का जरूरी नहीं है। कोई माथापच्ची नहीं करना है। एक वर्ड याद कराएंगे तुमको, जो वर्ड है फर्स्ट एंड लास्ट, इसी को क्रॉस करना है। यहीं से y का वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर देखेंगे सवाल पर क्या होता है। आओ सबसे पहले इस क्रॉस जगह को फिर से देखते हैं एक फिगर से। चलो यहाँ पर हम एक समीकरण का A1 और इसका गुणांक x है, इस प्लेस को देखो। ठीक है, प्लस B1 और इसका गुणांक y होता है, और राइट में बराबर C1, ये। ठीक है, अब इसमें दूसरा समीकरण जो बनेगा पेयर के रूप में, ये A2x, यही तुम्हारा वैल्यू है, प्लस B2 और यहाँ y, और बराबर राइट में है C2।
अब देखो, अगर हम गुणांक x को हटा दें, सिर्फ एक्स वाई के गुणांक को रखें, तो गुणांक का ही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई संख्या है 2x + 3y = 5 और यहाँ है 3x - 4y = 3, तो देखो यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, एक्स वाई को देखना नहीं है इसमें। तो x का सबसे पहले हम किसका, x का, तो x के लिए हम क्रॉस बताएंगे, x के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ है। तो मैंने बताया कि यहाँ से हिसाब स्टार्ट करो, कहाँ से, b2 से, तो b2 से कहाँ जाएगा, क्रॉस करो c1 में। इस प्लेस को देखो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेस यही है, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। x बराबर क्या हो गया बताओ, b2 c1 माइनस, इसका उल्टा क्रॉस कर लो, उल्टा का जगह क्रॉस नहीं देंगे, सिर्फ इसका उल्टा। बताओ ये यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा b1 c2। देखो यही फॉर्मूला बना था, इसी प्लेस के एलिमेंट को क्रॉस करना है। और बटे में क्या बताया गया था कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर आएगा, यहाँ से गया था यहाँ आएगा। कहाँ से आएगा, यहाँ से तो पुनः रिटर्न नहीं होगा, बल्कि कहाँ से आएगा, एक नए प्लेस, यहाँ से a1 b2 माइनस, इसका उल्टा क्रॉस क्या हो जाएगा, a2 b1। यही फॉर्मूला मैंने तुमको दिखाया है। बार बार देखो कहाँ से हिसाब स्टार्ट हुआ, b2 से, b2 c1 उल्टा क्रॉस होगा b1 c2, अंश खत्म हो जाएगा, बटे में b2 पर आएगा, कहाँ से आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, उल्टा क्रॉस हो जाएगा। और बीच में सूत्र का माइनस रहेगा, और जो भी मान नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको छोटे ब्रैकेट के अंदर में रखना है। अब देखो, अगर हम इस फॉर्मूला पर इस समीकरण को रखते हैं तो x का वैल्यू हम सिर्फ बता रहे हैं, x बराबर यहाँ से यहाँ क्रॉस करो, क्या हो जाता है, -4 × 5 -20, सूत्र का माइनस, इसका उल्टा क्रॉस करो, 3 तिया 9। फिर यहाँ पर से क्रॉस स्टार्ट हुआ था, यहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, 2 से, 2 × -4 -8, सूत्र का माइनस, यहाँ से यहाँ क्रॉस होगा उल्टा, 3 तिया 9। आराम से दोनों को निगेटिव है तो जोड़ लो, -29 बटा -17, निगेटिव खत्म हो जाएगा, 29 बटा 17 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर तुम लिख करके बनाओ तो भी ठीक है, नहीं तो मौखिक आंसर भी तुम्हारे लिए संभव हो सकता है। ठीक है, अब बात बचा y का, किसका बात बचा है, y का। चलो y क्या चल रहा है, तो y बराबर मैंने बताया, कोई भी क्रॉस के लिए समझने का जगह को, प्लेस को पकड़ना नहीं है। उसमें मैंने बताया है कि फर्स्ट एंड लास्ट को क्रॉस करो। तो अब ये बताओ कि जिस समय यह समीकरण योग लिखा जा रहा था तो सबसे पहली बार तुम्हारा कलम कहाँ चला था, यहाँ a1x पर चला होगा। और जब ये पहला सिस्टम बना और दूसरा इक्वेशन भी का सिस्टम बना, तो ये लास्ट में तुम्हारा कलम का क्या चला था, C2। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या हुआ, यहां से यहां क्रॉस हो जाएगा, यही है फर्स्ट एंड लास्ट। और यही फॉर्मूला बना है, क्या बना है, AC A1 C2 माइनस, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, A2 C1, यहां से यहां आएगा तो माइनस में हो जाएगा A2 C1। और बटे के लिए क्या है, मैंने बोला है y के लिए कहीं भी क्रॉस का जगह नहीं देखना है, एक वर्ड याद करो फर्स्ट एंड लास्ट और उसका उल्टा क्रॉस कर दो, अंश खत्म हो जाएगा। और बटे के लिए कुछ नहीं सोचना है, जिसने x को बनाया था, x का जो बटे का वैल्यू है, जब हम यहाँ रखते हैं तो इसी वैल्यू को y पर भी रख देंगे, जस्ट क्योंकि सूत्र दोनों का सेम है ना। तो यहाँ क्या बना है, A1 B2 माइनस
A2 B1। मान के लिए मैंने क्या बोला कि इसका मान कहाँ से आएगा, जो x के बटे में का मान होगा हर का, वही y के बटे में मान में चला जाएगा। जस्ट वही लिख देना है, हल कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। सूत्र लिखो, मान रखो, मान को गुना करो, गुना करने के बाद कॉमन लो, संभव हो तो कॉमन लेने के बाद आंसर हो जाएगा। क्या देख करके आंसर प्राप्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि कोई भी समीकरण युग्म को अगर हल करने के लिए कहा जाए तो मैं तो कहता हूँ देख करके आंसर मात्र यही विधि दे सकता है, दूसरा विधि नहीं दे सकता है। ठीक है, चलो सीधे चलते हैं हम सवाल की ओर। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पहला सवाल तुम्हारा रोमन 4 तक है और यहाँ पर हमें कुछ निर्देश मिला है। निर्देश ये मिला है कि निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म का किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो लास्ट में इन्होंने निर्देश दिया कि जिस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसको वज्रगुणन विधि से हल करना है। इसका मतलब बाकी को हल करना नहीं है। चूँकि होता क्या है कि अगर वह फर्स्ट केस में जाता है, अगर आप मेरा वीडियो पूर्व से देख रहे होंगे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया है कि फर्स्ट केस में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होने की स्थिति में समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। और सेकेंड केस में जाने के बाद क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। उस केस में क्या होता है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। जब हल ही नहीं होता है तो क्या हल करोगे। बात रहता है तीसरा केस का कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में क्या होता है, समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो जब अनेक हल होता है तो फिर उस केस को भी इस विधि से हल नहीं किया जाता है। तो याद रखना है कि बीजीय विधि जो 3 ठो बना है, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि 3.3 में, ठीक है, और 3.4 में विलोपन विधि, और 3.5 में वज्रगुणन विधि को अच्छी तरह से सीखना है। अगर आप मेरा पूर्व का वीडियो देखिएगा तो दोनों विधि ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आज मैंने स्टार्ट किया है वज्रगुणन विधि। चूँकि वज्रगुणन विधि तो बाद में हल होगा, चूँकि कंडीशन हिसाब में कुछ शर्त रख दिया है कि पहले जांच करके देख लो कि किसको हल करना है और किसको हल करना नहीं है। तो लास्ट में इन्होंने बताया है कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब x का एक कोई आंसर आएगा और y का भी कोई एक मान आंसर में जा रहा हो, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, अद्वितीय हल। बोला उसी सवाल को हल करना है। कुल मिलाकर ये समझो जो पहला केस पर आएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 पर ठहरेगा, उसको हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे और बाकी को हल नहीं करेंगे। सिर्फ पहले देखो ये जो जांच होता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के मान को देखने से होता है। मान का अवलोकन करके कंपेयर में उसको लिखा जाता है तो एक केस उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रोमन 1 को। सवाल चल रहा है x - 3y - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, चूँकि हम हल तो नहीं कर रहे हैं, अगर हल करने लेंगे तो C1 और C2 का मान राइट कर देंगे। अभी जांच चल रहा है, जांच के लिए C1 लेफ्ट हो और C1 राइट हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। जांच के लिए दोनों कंडीशन फ्री है, दोनों स्थितियों में तुम्हारा ठीक हो जाएगा। चलो जांच पहले चेक कर लेते हैं। जांच करना है तो वैल्यू हमें चाहिए A1/A2 का। हियर A1/A2 इक्वल टू x का गुणांक क्या है, 1/3, ये मान आ गया। अब B1/B2
यहाँ से -3 और बटे -9 आ गया। निगेटिव कैंसिल होगा, 3 का 3 है, 3 3 9, 1/3। क्या देख रहे हो, बराबर हुआ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो डिसीजन कौन लेगा, C1/C2। जैसे ही बराबर होता है डिसीजन C1/C2 पर जाता है, समझ गया ना। तो यहाँ C1/C2 निकालना जरूरी है। तो C1/C2 -3/-2, माइनस कैंसिल होगा, 3/2। क्या ये बराबर हुआ, तो नहीं हुआ। तो कौन सा केस उत्पन्न हुआ, कारण बनाओ। चूँकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बराबर नहीं है यहाँ पर, है ना। तो आपको अगर शर्त पता होगा, मैंने एक टेबल के माध्यम से एक वीडियो बना दिया है और बोल दिया था कि उसमें लगभग सारे प्रश्न, चूँकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो तुम पढ़ रहे हो, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो इसका टोटल लगभग 99% का क्या कहोगे, 100% लगभग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बना है मैंने उस सारणी में दे दिया है और लिख भी दिया है। तो चलो इसमें जो है यही केस, ये सेकेंड केस है। तो बताओ रिजल्ट इसका क्या आता है। तो रिजल्ट आता है हल की प्रकृति के बारे में कि ये सेकेंड केस में कोई हल नहीं होता है ना। अतः समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। यही तुम्हारा कोई हल नहीं, ये तुम्हारा हल की प्रकृति है। अर्थात x और y के मान के बारे में इन्होंने बताया कि समीकरण निकाय का मतलब इक्वेशन सिस्टम जो है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है, इसका कोई हल नहीं होगा। जब हल ही नहीं होगा तो हल नहीं करना है, क्या दिक्कत है इसमें। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो दूसरा सवाल है 2x + y = 5, ये तुम्हारा समीकरण 1 हम लिख देते हैं और इसको समीकरण 2। अगर C1 राइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जांच करने में कोई दिक्कत नहीं है। और बज गुणन विधि में अगर जाता है तो अच्छा है, C1 राइट और C2 भी राइट में है। तो यहाँ पर हम जांच करते हैं पहले। यार A1/A2 का वैल्यू कितना है, 2/3। यहाँ 1 छिपा हुआ है। B1/B2 का वैल्यू 1/2, याद रखना यहाँ पर 1 छिपा रहता है। यहाँ पर क्या ये दोनों मान बराबर है, नहीं है। चलो ये पहला केस में चला जाएगा। चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अतः समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे। अब यहाँ एक अद्वितीय को अंडरलाइन कर देना है या अक्षर को बोल्ड कर देना है, ठीक है ना, चूँकि ये हल की प्रकृति है। तो सवाल क्या था कि अगर जब समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल होने की स्थिति में होगा तो उसको बीजगुणन विधि से हल करना है, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा कि हमें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम हल स्टार्ट करते हैं। तो हल करने से पहले हमें ये बताना सबसे आवश्यक होता है कि ये समीकरण युग्म का फॉर्म कैसा चल रहा है। देखो अगर ऐसा नहीं बताओगे हो सकता है तुम्हारा सवाल को कोई गलत भी कर सकता है। तो यहाँ सबसे पहले फॉर्म बताओ। तो सी का फॉर्म कहाँ है, राइट, दोनों समीकरण में। तो हम समीकरण का फॉर्म बताएंगे। यहाँ समीकरण युग्म
इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं। चलो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इजकल टू c1 तथा दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c2 के रूप में है, सिर्फ ये बताना है कि C1 और C2 तुम्हारा राइट में है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का फॉर्मूला बताएंगे। x का फॉर्मूला तो याद होगा, क्या बताए थे, BC माइनस BC बटे AB माइनस AB। बैलेंसी बताया था 21 12 और यहाँ 12 21, और y का फॉर्मूला चूँकि y बराबर AC माइनस AC बटे AB माइनस AB, और इसका बैलेंसी 12 21 और यहाँ भी 12 21। ठीक है। चलो अब ये बताओ कि किन किन छात्रों को ये पता है कि ये क्रॉस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो B2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो देखो B2 का जगह यहाँ 2, बस 2 से स्टार्ट करो क्रॉस, क्या हो गया 2 गुना 5, मौखिक आंसर लो, 2 गुना 5 10, 1 गुना 8 8, माइनस सूत्र का रहेगा 10 में 8 जाएगा 2, अंश में 2 आया। हर में क्या आएगा A1 B2, बताया गया था जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से, इस 2 से, ठीक है। तो बताओ 2 गुना 2 4, सूत्र का माइनस, उल्टा क्रॉस 3 गुना 1 3, 4 में 3 घटेगा 1, बटे में 1 हुआ, 2 बटे 1 2 आंसर हो गया। चलो अब इसको लिख करके बताते हैं। चलो देखो हिसाब स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक है। तो 2 गुना क्रॉस देखो तेजी से, 2 गुना 5, स्पेस जगह बनाओ, दिमाग लगाओ, सूत्र का माइनस, उल्टा क्रॉस 1 गुना 8, 1 गुना 8 हो गया। अब बटे के लिए जहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ आओ, कहाँ से क्रॉस आ रहा है, यहाँ 2 से, तो 2 गुना 2 और सूत्र का माइनस, उल्टा क्रॉस करो 3 गुना 1, 3 गुना 1 हो गया x का वैल्यू। अब इसको तुम आराम से हल कर लो, क्या हो जाएगा 2 पंच 10 माइनस 8 बटे 4 माइनस 3। अब 10 में 8 घटेगा 2 और 2 बटे 1 नहीं लिखते ही, 2 बटे 1 छिपा रह जाएगा 1, ठीक है। तो x का मान 2 निकल गया। चलो y की तरफ आते हैं, क्या बताया गया था, कहीं भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझना नहीं है। एक वर्ड याद किया था, फर्स्ट एंड लास्ट, स्टार्ट करो, फर्स्ट एलिमेंट क्या था 2 और लास्ट कहाँ पर हुआ था तुम्हारा 8 पर, क्रॉस करो 2 गुना 8, उल्टा क्रॉस देख लो 3 गुना 5, 2 गुना 8 देख रहे हो, और उल्टा क्रॉस 3 गुना 5, बस अंश हो गया y का 2 गुना 8 और सूत्र का माइनस 3 गुना 5, और बटे के लिए बस यहीं से ये सारा चीज डायरेक्ट यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखे 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1, 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1। हल में भी वही होगा, जैसा हल बटे का था वही चलते रहेगा, या हल करते जाओगे, कोई भारी तो है भी नहीं। अब देखो 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15 बटे 4 माइनस 3। अब 16 में 15 घटेगा 1 और बटे में 1, बटे 1 का 1 छिपा हुआ है तो सिर्फ 1 लिख देते हैं, और लास्ट में आंसर शो कर रहे हैं, कहता है x बराबर 2
और y बराबर 1। यही तुम्हारा आंसर हो गया। हमें लग रहा है कि बीज गुणन विधि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पुनः दूसरे वीडियो में भी हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चूँकि यह भी, इस विधि को हम लोग सरल विधि कहते हैं, और जब छात्र इस विधि को समझ लेता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से इसको बनाने का प्रयास करता है, देखता है, आंसर ला देता है। जो विद्यार्थी जितना फास्ट रहता है उतना फास्ट में आंसर लाता है, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रोमन 3 है। क्या पहले जांच कर लेते हैं यार। A1/A2 3/6 कट रहा है 1/2। चलो B1/B2 बराबर -5/-10 कट रहा है 1/2। इसको तुम लोग नहीं घेरना है इससे, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के लिए घेरा जाता है। तो क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है? तो डिसीजन कौन लेगा? C1/C2 लेगा। तो C1/C2 ये तुम्हारा 20/40 है। ये भी कैंसिल हो रहा है, 1/2 हो रहा है। क्या देख रहे हो? बराबर चल रहा है। केस कौन सा उत्पन्न हुआ? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों बराबर चल रहा है। अतः समीकरण निकाय को हम लोग सिस्टम कहते हैं, है ना। निकाय को क्या कहते हैं? सिस्टम। समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही हो गया अपरिमित रूप से अनेक। बस सवाल बंद हो जाएगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन और अद्वितीय हल वाले को बनाना है, बाकी को बनाना नहीं है। चलो अगला सवाल रोमन 4 है। यहाँ पर भी सबसे पहले हम चेक करेंगे और देखेंगे कि किस केस में ये सवाल चल रहा है। यहाँ देखो A1/A2 नहीं है, छिपा हुआ 1 रहता है, 1/3। B1/B2 मान है -3/-3, कैंसिल होगा 1। तो क्या देखा? क्या बराबर है? नहीं है। तो पहला केस, चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जिसका एक अद्वितीय हल होता है उसको हल करना है। तो मैंने क्या देखा कि 3 सवाल मैंने देखा, 3 में एक सवाल का यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये चौथा सवाल चल रहा है। 2 सवाल क्या हो गया? एक सवाल का क्या हो गया? इन्फिनाइट रूप से मेनी सॉल्यूशन हुआ, अनेक हल, है ना। और एक का हो गया नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो 2 सवाल तो मैंने बनाए नहीं, एक सवाल मैंने बनाया, एक सवाल ये चांस मिल रहा है तुमको, ठीक है। चलो यहाँ भी सीखो, उसके बाद तुमको और मौका मिलेगा, ठीक है ना। जितना भी सवाल तुम्हारा है, किसी भी सवाल को तुम पीछे से एक्सरसाइज से सवाल ले लेना, ठीक है। 3.4 का, 3.3 का प्रतिस्थापन से बनाए हो, सवाल उठा लेना और बीज गुणन से बनाना, प्रैक्टिस हो जाएगा। प्लेस का मतलब इसमें याद रखना, प्लेस का, क्रॉस का, ठीक है ना। प्लेस में जो जगह जो क्रॉस बना है उसको ध्यान रखना है। चलो यहाँ भी हम सीखते हैं। क्या सीखोगे इसमें? ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। चलो यहाँ समीकरण युग्म
क्या होगा a1x प्लस b1y बराबर c1, राइट में c1 नहीं ना है, चलो राइट में c1 कर लेंगे, तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 के रूप में है। चलो यहाँ क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सवाल ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से c1 को राइट कर लेते हैं। x माइनस 3y बराबर -7 है तो सिर्फ +7 हो जाएगा। ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो क्या होगा 3x माइनस 3y बराबर -15 राइट आएगा, ये प्लस में 15, सिर्फ 15 लिखेंगे। ये समीकरण 2। सवाल हमें यहाँ से बनाना है, ठीक है। ये याद रखना कि फॉर्म में जब C1 और C2 राइट रहेगा तब तुम्हारा सवाल ठीक होगा, क्योंकि इस केस में रहने के बाद, इस स्थिति में रहने के बाद ही फॉर्मूला सही है, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। अब देखो जांच करने में C1 C2 कहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जांच करो, कभी कोई गलती नहीं होगा। लेकिन बीजगुणन में C1 और C2 का राइट होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसलिए हिसाब को बीजगुणन से स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि समीकरण का फॉर्म है क्या, ठीक है ना। चलो यहाँ चूँकि x बराबर फॉर्मूला क्या बना है, BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, बैलेंसी 21 बार है और नीचे 12 21, और y का फॉर्मूला चूँकि y बराबर AC माइनस AC बटे AB माइनस AB, यहाँ 12 21 और नीचे भी 12 21, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो है तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के स्पेस जगह को देखो और बताओ कि कहाँ से क्रॉस स्टार्ट हो रहा है ना। बीजगुणन कहाँ से स्टार्ट, तो B2 से, यहाँ देखो B2, बस यही देखना है। और B2 से कहाँ जाएगा, C1 पर, बस एक तीर का चिन्ह, इसको एडजस्ट कर लो, B2 C1, B2 से स्टार्ट होगा C1 पर जाएगा, बस समझ लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जो जो मान निगेटिव वैल्यू लेकर आएगा, ऋणात्मक होगा, उसको होल में रखो, ठीक है। बहुत अच्छे छात्र जो होते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो मौखिक गुना करके आंसर दे सकता है। अब यहाँ देखो -3 गुना 7, तो कैसे लिखा जाएगा, -3 ब्रैकेट में गुना 7, सूत्र का माइनस, ये सूत्र का माइनस हमेशा रहेगा। अब इसका उल्टा क्रॉस क्या हो रहा है, -3 गुना 15, फिर आ गया माइनस वाला, तो -3 गुना 15, सिर्फ निगेटिव वाला जो एलिमेंट है वो होल के अंदर रखना है। अब बताओ बटे में क्या होगा, चलो यहाँ से यहाँ क्रॉस हुआ तो उल्टा क्रॉस ले लिया, सूत्र का बीच में माइनस चलता रहेगा। चलो अब बटे के लिए क्रॉस क्या है, जहाँ से हिसाब स्टार्ट हुआ है वहाँ आएगा, तो कहाँ से आएगा, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तुम लोग अगर सवाल को देखा होगा तो यहाँ पर 1 से आएगा, कहाँ, यहाँ पर है ना, 1 गुना -3, 1 गुना -3, अब सूत्र का माइनस, अब 1 गुना -3 यहाँ से आया तो उल्टा क्रॉस क्या होगा, 3 गुना -3, तो यही लिखा जाएगा 3 गुना -3, -3 को होल में। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, क्या हल होगा, तो देखो -3 गुना 7 -21, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 15, 15 45, प्लस 45 बटे 1 गुना -3 -3, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 3 9। अब ये मान हल होकर के क्या दे रहा है,
हल होकर के देगा कितना कि 45 में 21 घटा तो मान बच गया 24 और बटे में 9 में 3 घटा विजातीय चिन्ह है तो 9 में 3 घटा तो 6 6 चौके 24 और तुम्हारा x का वैल्यू आ गया 4। अब y के लिए बताया गया था एक वर्ड फर्स्ट एंड लास्ट क्रॉस करो 1 गुना 15 उल्टा क्रॉस देख लो 3 गुना 7। चलो मान बैठाओ क्या होगा 1 गुना 15 माइनस उल्टा क्रॉस 3 गुना 7 3 गुना 7 बटे यहाँ से उठा लो उठाओ यहाँ से 1 गुना माइनस 3 1 गुना माइनस 3 माइनस 3 गुना माइनस 3 है हूबहू इसी को उठाकर रख देना है क्योंकि सूत्र सेम है एक ही सूत्र में है दोनों है ना। तो अब हल करो 15 का 15 माइनस 7 21 बटे क्या चल रहा था -3 प्लस 9। अब यहाँ 21 में 15 घटा तो कितना बच गया -6 और बटे 9 में 3 घटा 6 6 का 6 ये मान निकल गया तुम्हारा -1 हो गया। अतः हम आंसर नीचे शो कर देंगे। अतः x बराबर कितना निकला है 4 और यहाँ y का मान -1 x बराबर 4 और y बराबर -1 यही तुम्हारा आंसर हो गया। को लग रहा है कि लगभग सभी छात्रों को ये बात बीजगुणन विधि पसंद भी आता होगा ठीक है और आसान भी लग गया होगा कि अब तुम आसानी से इसके मान को रख सकते हो ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बीजगुणन में कि सूत्र लिखना है और मान को रख देना है। बहुत कम टाइम हो सूत्र मत लिखो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मान रखो और उसको गुना करके हल कर लो ठीक है। अब अगर तुम आंसर का जांच करना चाहोगे कभी तो समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। समीकरण क्या होना चाहिए संतुष्ट होना चाहिए। तो समीकरण संतुष्ट कैसे होगा तो x का 4 मान और y का -1 मान। अगर तुम 4 मान x का रखते हो 4 होगा तो -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा 4 3 7 7 - 7 0 0 संतुष्ट हो रहा है। इसी तरह से समीकरण 2 में भी रखोगे संतुष्ट हो जाएगा क्योंकि 4 रखोगे 4 तिया 12 और -1 रखोगे तो माइनस माइनस +3 होगा तो 12 जोड़ 3 15 15 घटा 15 0 संतुष्ट हो रहा है। यह मान सही चल रहा है ठीक है। वो तो बाद की बात है बहुत टाइम मिलेगा तो तुम जांच कर सकते हो नहीं तो अपने बनाए गए जो सिस्टम है बनाया गया जो सवाल है उस पर कॉन्फिडेंस रखो कि मेरा जो है कैलकुलेशन सही चल रहा है हम अच्छी तरह से हल करने के लिए जानते हैं कि नहीं क्या हमको गुना चिन्ह का गुना अच्छा से आता है कि नहीं जोड़ घटाव अच्छी तरह से आता है कि नहीं ये सब बेसिक है इसका ठीक है। जिसको जोड़ घटाव सब नहीं आएगा उसके लिए थोड़े ये सिस्टम बना है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे है ना। a और b के मानों के लिए देखो होता क्या है कि सवाल को हम देखते हैं कंडीशन निर्देश सब वो अलग चीज़ें हैं। सवाल को देख करके ये समझ में आना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ठीक है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि प्रश्न पूछा क्या जाएगा उसकी जानकारी तुम्हें भी पता चलेगा। क्या होता है कि हम लोग 2 चर में को देख रहे हैं x और y यहाँ भी x और y है गुणांक बना है ना उसका x का गुणांक 2 है y का गुणांक 3 है। इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। तो इसका प्रिंसिपल वेरिएबल जो है प्रधान चर जो है एक्स वाई है ठीक है। हम लोग अभी तक एक्स वाई का मान निकाल रहे थे तो नियम क्या बना है अगर प्रिंसिपल वेरिएबल के अतिरिक्त प्रिंसिपल वेरिएबल समझ में आ गया एक्स वाई का मान है ना। तो एक्स और वाई के अतिरिक्त अगर कोई सेकेंडरी वेरिएबल आता है सवाल में मतलब ABCD का कोई भी अक्षर एक्स वाई को छोड़ करके क्योंकि यहाँ एक्स वाई क्या है प्रिंसिपल वेरिएबल है और सेकेंडरी वेरिएबल एक्स वाई को छोड़ करके कुछ भी रहे है ना।
तो समझ जाना चाहिए सेकेंडरी वेरिएबल द्वितीयक चर है, उसी का मान पूछा जाएगा। और सेकेंडरी वेरिएबल का मान याद रख लो, नियम हम बोल देते हैं, शर्त से आता है। सेकेंडरी वेरिएबल का मान कहाँ से? शर्त से बनता है, शर्त से ही मान निकलता है और शर्त दिया रहता है। देखो कितना आसान रूल है कि सेकेंडरी वेरिएबल का मान कहाँ से आएगा? शर्त से। शर्त क्या है? दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो समझ जाओ सेकेंडरी वेरिएबल का मान कोई नहीं निकाल सकता है। अब ये बताओ कि यहाँ शर्त क्या है? शर्त है कि अपरिमित रूप से अनेक। अब ये बताओ अपरिमित रूप से अनेक हल होने का जो शर्त बना है वो थर्ड केस में है। तीसरा शर्त मैंने बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो चलो इसको हम यहीं से हिसाब को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। C का मान राइट है, यहाँ भी C का मान राइट है। XY गुणांक लेफ्ट चल रहा है दोनों समीकरण में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, चूँकि यहाँ से सॉल्यूशन जब होगा तो सवाल को यहाँ से उतार लेना है ना, और स्टार्ट करना है शर्त से। शर्त क्या है? चूँकि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे, है ना। यहाँ अनेक हल होंगे, हम लिखेंगे यदि। शर्त क्या बनेगा? यदि यहाँ शर्त को रिजल्ट में लाना है ना, तो क्या होगा? यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ठीक है, यदि क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। अब यहाँ पर A1/A2 का मान उठाओ, x गुणांक क्या चल रहा है? 2। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए 2 क्या हो जाएगा? A-B बराबर B1/B2 y गुणांक देखो 3/A+B 3/A+B बराबर C1/C2 7/इतना 7/कितना 3A+B और -2। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है? हल करना है। तो ये हमें कंडीशन में जो सवाल है क्या कह रहा है? देखो इसमें कह रहा है कि ये मान इसके बराबर और ये दोनों मान इसके बराबर। तो आप कंपेयर कीजिए, किसी को भी कंपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर हम इस दोनों को कंपेयर कर दें, A1/A2 बराबर B1/B2 को, इसको कंपेयर कर लेते हैं और बाद में हम इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। यदि क्या होगा? 2/A-B बराबर 3/A+B। अब क्रॉस करो, तो क्रॉस करने में नियम क्या बना है? जो गुणांक ज़्यादा देगा उसको लेफ्ट में रखोगे, ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो लेफ्ट राइट करोगे फिर तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू आता है, तो उसमें फिर नेगेटिव कॉमन लेना पड़ता है। इसलिए उससे बचने के लिए 3 गुना A 3 है, यहाँ से 2 गुना A 2 है। ठीक है ना। तो क्या 3A बड़ा मान है, तो हम 3A को क्रॉस करके लेफ्ट रख लेते हैं। तो 3 को तो दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 3A - 3B बराबर 2 गुना A 2A + 2B। A और B वेरिएबल, दोनों वेरिएबल चल रहा है, तो डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर आधारित वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं। तो 2A को लेफ्ट ले आओ, 3A - 2A और B वाले को राइट कर लो, तो 2B और +3B -3B है प्लस, तो इसलिए 3M 2A घटेगा तो A बराबर, ये दोनों जुट जाएगा 5B।
अब ए का जो मान प्राप्त हुआ है एक काल्पनिक मान बी के फॉर्म में, वास्तविक मान नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, मतलब ये आंसर नहीं हुआ, तो ए बराबर क्या हुआ 5b। तो जब ए आएगा अब तो वहाँ हम उसके बदले 5b पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलो फर्स्ट केस को यहीं पर छोड़ दो। अब अगेन इफ यदि इस दोनों को कंपेयर करो, क्या है 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब देखो यहाँ क्या होगा, क्रॉस करेंगे, ये 3 तिया 9 है और ये 7 गुना ये 7 है, कौन ज़्यादा ये दे रहा है, समझ में आ गया होगा। उसको लेफ्ट रख लेते हैं। तो देखो 3 से तो सबको क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9a प्लस 3 गुना बी 3b और माइनस 3 गुना 6। राइट में होगा 7 गुना ए 7a और प्लस 7 गुना बी 7b। अब यहाँ क्या करना है, ए और बी सबको लेफ्ट ले आओ और कांस्टेंट वैल्यू संख्यामान -6 को राइट कर दो। क्या हो जाएगा बताओ, 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b, चिन्ह बदल कर आ रहा है, बराबर -6 राइट गया 6। अब ए वाला जोड़ या घटाव होगा, चिन्ह बताएगा 9a घटा 7a, ये 2a माइनस 7b प्लस 3b, चिन्ह माइनस रहेगा, विजाती है घटेगा 4b बराबर 6। अब ये देखो कि अब तुम्हारा 2 वेरिएबल में एक समीकरण आ रहा है, ए बी के फॉर्म है ना। तो यहाँ ए का मान 5b, क्या हम यहाँ ए का मान 5b रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुट ए बराबर 5b। अब यहाँ ए के बदले 5b रखते हैं, इसलिए 2 गुना 5b 5b माइनस 4b बराबर 6। अब ये सोच कर बताओ, 5 दूना 10b घटा 6 4b, तो 10b में 4b घटा तो 6b बराबर 6, 6 कैंसिल हो गया 1, इसलिए b बराबर 1। अब b का मान कितना निकल गया 1। अब यहाँ क्या करना है, b का मान यहाँ 1 रख देना है ना। अब नीचे लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ नीचे लिखते हैं, चूँकि b का मान 1 आ चुका है, अब नीचे लिखेंगे इधर, जहाँ तक जगह यहाँ पर है यहाँ तक हम गैप कर लेंगे, है ना। अब b का मान 1 रखना है यहाँ पर, है ना। अब लिखते हैं b बराबर पुट b बराबर 1। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इधर a बराबर 5 गुना 1 बराबर 5 का 5, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर जो है वो क्या हो गया, तुम्हारा दोनों पार्ट चल रहा है, तो दोनों पार्ट में हम बीच में लिखते हैं अब, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1, यही तुम्हारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर भी करेंगे, और अगर कोई नए छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।